नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शेषुनाग वंश के दो शासकों शिशुनाग और कालाशोक की। और हम देखेंगे कि किस तरीके से मगध के साम्राज्य में विस्तार में शिशुनाग और कालाशोक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा कि मगध का उत्कर्ष किस तरीके से हुआ, कैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ने मिलकर के मगध की सीमाओं को आगे बढ़ाया। वज्जी संघ को मगध में मिला लेने के पश्चात मगध की सीमाएं हिमालय तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा कौशल और वत्स जैसे महाजनपदों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया जाता है। अवंतिका शासक जो प्रदोत है उसके साथ मित्रता कर ली जाती है। इस तरीके से धीरे धीरे करके मगध की सीमाएं बढ़ रही थी। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल का बटन दबा दें जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शिशुनाग वंश या शेषुनाग वंश जो है ये नागवंश की एक शाखा माना जाता है और इन नागवंशियों को बौद्ध धम्मानुयायी माना जाता है। बौद्ध धम्मानुयायी माना जाता है। इसी कारण से शिशुनाग और कालाशोक दोनों बौद्ध धम्मानुयायी हैं। शिशुनाग वंश जो है वो लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में बना रहा। हम देखते हैं कि हर्यक वंश के पश्चात जो उदयन था सबसे महत्वपूर्ण शासक, उसके बाद अगर मगध पर किसी ने शासन किया शक्तिशाली शासक ने तो वो था शिशुनाग। और शिशुनाग ने मगध की सीमाओं को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। लेकिन शिशुनाग जो है वो राजा बनाया जाता है नाग दशक के बाद। उदयन के 3 लड़के होते हैं, उसमें से नाग दशक उसका एक पुत्र होता है। तीनों मिल करके अपने पिता को मार देते हैं और धीरे धीरे करके शक्ति संतुलन न बना पाने के कारण ये शासक भी असफल जाते हैं, इनका प्रयोग असफल हो जाता है। और हम देखते हैं कि जनता परेशान हो जाती है खास तौर से मगध की, और इसको उतार देती है नागदशक को सिंहासन से और शिशुनाग को बैठा देती है। तो हम देखें कि सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार मंत्रियों ने नागदशक को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग को राजा बनाया। राजा बनने से पहले यह काशी का राज्यपाल था। मतलब जब नागदशक राजा था उस समय जो शिशुनाग है वो काशी का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि ये नागदशक की ही सेना में था। और कुछ इतिहासकार तो यह बताते हैं कि यह शेषुनाग वंश के अंतिम हर्यक वंशी शासक नागदशक का सेनापति था। ये जो शेषुनाग है या शिशुनाग है यह नागदशक के सेना में सेनापति माना गया है इतिहासकारों के हिसाब से। तो आगे देखें तो महावंश में उसे एक लिच्छवी राजा का पुत्र बताया गया है जो बौद्ध धम्मानुयायी था। मैंने पहले ही कहा कि जो नागवंश है वो पूरा बौद्ध धम्मानुयायी माना जाता है और जो सिंहली बौद्ध ग्रंथ महावंश है वो भी यही बता रहा है कि जो शिशुनाग है वो एक लिच्छवी राजा का पुत्र था और वो भी बौद्ध धम्मानुयायी था। इसने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अपनी एक अन्य राजधानी के रूप में वैशाली का उपयोग किया। कालांतर में यही उसकी प्रमुख राजधानी बन गई। तो हम जानते हैं कि मगध की जो राजधानी पाटलिपुत्र है इसको उदयन लेकर के आ गया था राजगृह से। और जब उदयन लेकर पाटलिपुत्र आ गया तो इसके बाद यही राजधानी के रूप में प्रयोग की जाती थी। किंतु जब आगे चल करके शिशुनाग राजा बनता है तो वो अपनी राजधानी के रूप में वैशाली का चयन करता है और वैशाली उसको इतना पसंद आ जाता है कि वो अपना पूरा राजकाज वैशाली से ही चलाने लगता है। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि जो वैशाली थी वो उसकी प्रमुख राजधानी बन चुकी थी। इसका लड़का कालाशोक भी यहीं पैदा हुआ था और यहीं पर उसने द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था, जबकि हम जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। आगे देखें तो अवंत की विजय करना। मैंने क्या कहा था कि बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन हर्यक वंश के शासकों ने किसी ने भी यह नहीं प्रयास किया कि अवंती पर आक्रमण करके उस पर विजय कर लिया जाए, बल्कि ये लोग क्या कर रहे थे, मित्रता कर रहे थे। लेकिन शिशुनाग के समय तक आते आते अवंती के साथ रिश्ते ज़्यादा बिगड़ गए थे और
शिशुनाग ने क्या किया कि जो वहाँ का शासक था अवंतिवर्धन या अवंतिवर्मन, उसको पराजित करके मगध राज्य में मिला लिया। अवंती जो है एक बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था, जो महाराष्ट्र क्षेत्र से होने वाले व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था। वत्स भी उसी के सानिध्य में था, तो वत्स और अवंती दोनों मिल करके किसी तरीके से मगध के ऊपर दबाव बनाए हुए थे। लेकिन जैसे वत्स पराजित होता है वैसे अवंती पराजित होता है, तो मिला जुला कर शिशुनाग ने यह काम कर दिखाया और अवंती को पराजित करके मगध में मिला लिया। अवंती राज्य का विजय एक महान सफलता सिद्ध होती है। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच जाती है। मालवा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन वाला क्षेत्र मालवा के अंतर्गत आता है। इसी समय उसने अवंती के सहयोगी वत्सराज जो कौशांबी में पड़ता है को भी जीत कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। व्यापारिक रूप से एक मार्ग वत्स तथा अवंती होते हुए भड़ौज तक जाता था। भड़ौज गुजरात में एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था और वत्स जो है ये कौशांबी में था, अवंती भी मध्य प्रदेश में था। तो हम देखें कि एक अच्छा खासा व्यापारिक मार्ग जो भड़ौज गुजरात को जा रहा था वो कहीं ना कहीं इनके हाथ में आ जाता है शिशुनाग के। कब? जब अवंती और वत्स पर अधिकार कर लिया जाता है। इन क्षेत्रों पर अधिकार होने के पश्चात पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक नवीन मार्ग की प्राप्ति हो गई थी। इस प्रकार शिशुनाग की विजयों के फलस्वरूप मगध का राज्य एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। उसके अंतर्गत बंगाल की सीमा से लेकर मालवा तक का विस्तृत भूभाग सम्मिलित हो गया। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब शिशुनाग ने मगध की सीमाओं को बढ़ा दिया तो इसकी सीमाएं इतनी बढ़ गई थी कि इधर बंगाल तक के क्षेत्र में और उधर देखें तो भड़ौज तक का एरिया इनके आधिपत्य में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ चुका था। और व्यापारिक गतिविधियों पर भी शिशुनाग ने धीरे धीरे करके नियंत्रण कर लिया। बीच के जितने महत्वपूर्ण मार्ग थे सब पर शिशुनाग का अधिकार हो गया। कई स्थानों पर उसने अपनी सामंत रखे और उनको अपने उपयोग के रूप में लिया, उनसे सेनाओं की प्राप्ति की। इस तरीके से देखा जाए तो जो शिशुनाग था वो एक बहुत ही शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और कूटनीतिज्ञ राजा था, जिस मगध की सीमाओं को, अपने राजधानी की सीमाओं को काफी दूर तक फैला दिया था। आगे देखते हैं कि जब शिशुनाग खत्म होता है तो उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक सिंहासन पर बैठता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक मगध का शासक बना। तो जो सिंहली बौद्ध ग्रंथ महावंश है वो स्पष्ट कहता है कि शिशुनाग के बाद कालाशोक ही राजा बना हुआ था। राजा बनते ही इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया था। तो चूंकि इसका जन्म कर्म ही वैशाली में हुआ था, इसने वैशाली को भी देखा था, पाटलिपुत्र को भी देखा था। तो पाटलिपुत्र एक अच्छा व्यापारिक नगर था, वैशाली भी नगर था, लेकिन वैशाली थोड़ा सा हिमालय के टच में था। वज्र संघ का प्रमुख हुआ करता था वैशालीगढ़। तो हम देखते हैं कि उसको ये समझ में आता है कि अच्छी खेती और अच्छा व्यापार हम कहाँ से कर सकते हैं, तो पाटलिपुत्र से कर सकते हैं। और वो दो तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र था, तो आक्रांताओं का भी डर नहीं था। इस तरीके से जो कालाशोक है उसने अपनी राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र की तरफ स्थानांतरित कर लिया। इसके पश्चात मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में ही रही। मतलब कालाशोक के राजधानी परिवर्तन करने के पश्चात किसी राजवंश ने अपनी राजधानी कहीं और नहीं परिवर्तित की। इसके बाद पाटलिपुत्र ही सारे राजवंशों की राजधानी रहती है, मगध में जितने राजवंश राज करते हैं। आगे देखें तो पीढ़ियों से चली आ रही बौद्ध संस्कृति को इसने संरक्षित किया। तो हम देख रहे थे कि जो नागवंश के शासक थे वो बौद्ध धम्मानुयायी थे। हर्यक वंशीय शासक भी बौद्ध धम्मानुयायी थे, जो कि नागवंश की ही एक शाखा माने जाते थे। इसी तरीके शैश नागवंश था वो भी इसी तरीके से नागवंश की एक शाखा माना जाता था।
और ये सब के सब बौद्ध मतानुयायी थे। इसीलिए किसी इतिहासकार ने कहा कि जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा थी उसको संरक्षित करने का काम किया था कालाशोक ने। वो क्या करता है हम आगे देखते हैं। हमें ज्ञात है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन मगध नरेश अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात जो पहली बौद्ध संगीति करवाई गई थी वो मगध के नरेश अजातशत्रु द्वारा करवाई गई थी और वो सप्तपर्णी गुफा में करवाया गया था। सप्तपर्णी के बारे में कंट्रोवर्सी है कि सप्तपर्णी कहाँ है या किस क्षेत्र को सप्तपर्णी माना जाए। बहुत सारे विद्वान आज सोन भंडार की गुफाओं में ही थोड़ा आगे देखते हैं कि सप्तपर्णी है, किंतु मार्शल नाम के विद्वान पत्थरों से घेर कर बनाया गया गुफा के आकृति का एक प्लेटफॉर्म था जो कि गिर गया धीरे धीरे करके समय के साथ, और इसके बाद सारे पत्थर बिखर गए और वो प्लेटफॉर्म अभी भी दिखलाई देता है। तो मार्शल का मानना है कि वो प्राकृतिक गुफा नहीं थी, वो आर्टिफिशियल गुफा थी और उसमें 500 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे जो कि प्रथम बौद्ध संगीति में आए थे दूर दूर से। तो इस तरीके से प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में किया गया। इसके पश्चात द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय में वैशाली के बालुकाराम बौद्ध विहार में किया गया, जिसमें बौद्ध धम्म 2 थेरवादी संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक था स्थविर, दूसरा था महासांघिक। तो ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी वैशाली के बालुकाराम विहार में, और कालाशोक ने राजधानी परिवर्तित कर लिया था पाटलिपुत्र में, लेकिन जो वो संगीति करवा रहा है वो वैशाली में करवा रहा है। इसका मतलब है कि वैशाली जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था बौद्ध धम्मानुयायियों के दृष्टिकोण से। शायद जो बौद्ध धम्म है वहाँ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। यही कारण है कि उसने अपनी द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में करवाया, ना कि पाटलिपुत्र में। आगे देखें तो हम ये देखते हैं कि जो स्थविर होते हैं, स्थविर किसे कहते हैं? वो जो विद्वान बमन बौद्ध भिक्षु परंपरागत नियमों में आस्था रखते हैं वे स्थविर कहलाते हैं। तो वो बमन बौद्ध भिक्षु, बमन कहते हैं विद्वान बौद्ध भिक्षुओं को। तो जो विद्वान बौद्ध भिक्षु हैं, विद्वान बौद्ध भिक्षु जो पारंपरिक नियमों का पालन कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से विनय पिटक के नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको जो है स्थविर कहा जाता है। और महासांघिक उनको कहा गया जो बमन बौद्ध भिक्षु बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट करना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि ये जो पुरानी परंपरा चली आ रही है इसमें सुधार की आवश्यकता है, और वो कुछ चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे। लेकिन जो स्थविर थे उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो परंपरागत रूप से चला आ रहा नियम है वही सही नियम है, आप लोग इसको बिगाड़ना चाह रहे हैं। इस बात को लेकर के बौद्ध संगीति में बहस शुरू हो गई और अंततोगत्वा जो संघ था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। एक स्थविर हुआ जो परंपरागत नियमों को मान रहा था, देशना को वैसे ही मान रहा था, और दूसरा महासांघिक हुआ जो उसमें मूलभूत परिवर्तन करना चाह रहा था। कुछ विद्वान बताते हैं कि कालांतर में चल करके यही स्थविर और महासांघिक धीरे धीरे हीनयान, जिसको थेरवाद, और महायान जो कि एक अलग ही प्रकार का धम्म शुरू हो गया था बौद्ध धर्म में, उसके पृष्ठभूमि का कारण बना था। आगे देखें तो जो बाण भट्ट है, बाण भट्ट, उसके हर्षचरित नामक चरित काव्य ग्रंथ से ज्ञात होता है कि राजधानी पाटलिपुत्र के समीप घूमते समय किसी ने उसके गले पर चाकू का प्रहार कर उसे मार डाला था। अब जो बाण भट्ट है ये माने जाते हैं हर्ष काल के, और ये बता रहे हैं अपने चरित काव्य में कि जो राजधानी पाटलिपुत्र है वहाँ पर किसी समय जो है कालाशोक घूम रहा था और वहाँ कोई घात लगाए बैठा था। जब ये घूमने निकला था तो कोई घात लगाए बैठा था और उसने इसके गले पर चाकू से प्रहार किया जिससे कि इसकी मृत्यु हो गई। अब कई इतिहासकारों का मानना यह है कि यह महापद्मनंद रहा होगा,
किंतु बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश कहता है कि कालाशोक के पश्चात उसके 10 पुत्रों ने मिलकर 22 वर्षों तक शासन का कार्य किया था। तो यदि महापद्मनंद रहा होता तो महापद्मनंद तुरंत अधिकार कर लेता मगध की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश तो कह रहा है कि 22 वर्षों तक और शासन किया लोगों ने, कालाशोक के वंशजों ने। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अंतिम जो शासक होता है वो नंदीवर्धन या महानंदिन होता है। तो बहुत संभव है कि नंदीवर्धन या जो महानंदिन है, ये नंदीवर्धन और महानंदिन इसी का ये सेनापति रहा हो और मौका पा करके इसने अपने राजा को मार दिया हो और तब जा करके महापद्मनंद, जिसको उग्रसेन महापद्मनंद भी कहते हैं, उसने मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया हो। और जैसे ही मगध के सिंहासन पर अधिकार किया जाता है तैसे ही एक नए वंश नंद वंश की नींव पड़ जाती है और इस नंद वंश ने मगध की सीमाओं को बहुत दूर तक विस्तृत कर दिया था। उग्रसेन महापद्मनंद को द्वितीयायु भार्गवः कहा गया है, मतलब दूसरा परशुराम कहा गया है। और इस तरीके से देखें तो कहा गया है कि ये दूसरा परशुराम था और इसने काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों का संहार किया था और मगध की सीमाओं को आगे बढ़ाया था। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से उग्रसेन महापद्मनंद की उपलब्धियां थीं, उसने कौन कौन से कार्य किए हुए थे और मगध की सीमाओं को वो कहाँ तक लेकर जा सका था। अभी हमने देखा कि शिशुनाग और कालाशोक ने मिल करके किस तरीके से अवंती पर कब्जा कर लिया, द्वितीय बौद्ध संगीति करवा ली और जो भड़ौच के रास्ते से व्यापार हो रहा था उस मार्ग पे कब्जा कर लिया। वत्स को भी अपने राज्य में मिला लिया। कौशल पहले से मिला था, मल्ल पहले से मिले थे, वज्जी संघ पहले से मिला हुआ था। बंगाल की खाड़ी जो ताम्रलिप्ति का क्षेत्र है उस पर इन लोगों का अधिकार पहले से हो चुका था। हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके जो मगध का साम्राज्य है वो बढ़ रहा है। लोग अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।